84 डेज 84 डेज को मैं अगर आवर्स में कैलकुलेट करूं, 2000 से ज्यादा घंटे, मिनट्स में कैलकुलेट करूं, 1,20,000 से ज्यादा मिनट्स हैं अभी आपके पास। बस क्या करना है आपको, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। एक भी दिन क्या नहीं करना है, बताओ 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 बताओ, वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने वेस्ट कर दिया, आपने अगर समय का मजाक उड़ाया, समय को बर्बाद किया, तो समय रिवर्ट करती है न्यूटन थर्ड लॉ से, और समय थोड़ा सा एडिशनल इंपल्स दे के रिवर्स करती है। तो मैं बोलूंगा समय नहीं बर्बाद करना। हर दिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, सो दैट वो कॉन्सेप्ट आपको इग्नाइट करे, आपको क्वेश्चन करे कि आपको पता है कि नहीं पता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पढ़ लो जाके, टेस्ट लिखो। टेस्ट के चक्कर में क्लास मत मिस करो। क्लास मिस करोगे तो जब क्लास वाला सिलेबस टेस्ट बन के आएगा तब क्या करोगे। ज्यादा 10 लोगों से राय मत लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे पढ़ गए यानी पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ने वाले हो ना, तो या तो आपका तैयार नहीं है। सो काउंटडाउन की जो सीरीज मैं दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं कि आपको ये बताए हर अगले काउंटडाउन में आने तक, जब भी आप आए तो पूछे क्या कल के काउंटडाउन और आज के काउंटडाउन, रोज 7 बजे मैं बोलता हूं तक में आपने 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई की, क्या कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। 24 घंटे में आपने सेल्फ स्टडी कितनी की और कोचिंग वाली क्लास कितनी की। चलो देखते हैं जरा कौन बताता है। और बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, अंडर रेट नहीं करना है अपने आप को, एक्सपेक्ट नहीं करना है, मेहनत करना है। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बता रहा हूं मैं कि क्या कैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। सो गुड लक एवरीवन, डोंट बॉदर यार, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। ये जो आपको काउंटडाउन चल रहा है उसमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो आज का कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, छोटी सी कुछ 2-3 बातें। और ये पर्पस आपको सिखाने का नहीं है, पर्पस है बेसिकली कि आपको ट्रिगर करने का, आपको बता देने का, सो दैट आप उसको और ज्यादा पढ़ो। अगर जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट अगर एक भी चीज अगर आप जान गए तो सफल हो जाता है वीडियो। तो अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। सब लोग जान चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ये वेक्टर अप्रोच है, ये बड़ा हेल्प करता है। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i, u sin थीटा j, इसको मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में बांट दिया हूं। इनिशियल मतलब जब हमने फेंका। एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता ही नहीं है, वर्टिकल में हो भी नीचे की तरफ, सो माइनस gj। t टाइम बाद u cos थीटा वही रहेगा, u sin थीटा यानी जो वर्टिकल स्पीड थी वो कम होने लगेगी क्योंकि माइनस gt लग रहा है। और आप ये भी पता कर सकते हो कि वर्टिकल स्पीड कब 0 हो जाएगी, इसको 0 पुट कर तो टाइम आ जाएगा, यानी यहाँ। तो ये जो इक्वेशन होते हैं बेसिकली ये हर सिचुएशन पे आपको बताते हैं कि कब क्या होने वाला है, कब यानी किस टाइम पे। तो ये इक्वेशन इसलिए हेल्प करता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे उसको याद कर लेते हैं कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल becomes perpendicular to its initial direction। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, वो इनिशियल डायरेक्शन मान लो ये आ रहा है और रिटर्निंग जर्नी पे प्रोजेक्टाइल इधर आ रहा है, तो यहां कहीं जब प्रोजेक्टाइल होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा इसकी। तो इनिशियल डायरेक्शन का ये परपेंडिकुलर हो गया। इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर करने के लिए टाइम निकालना अगर पूछ दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और t टाइम बाद वेलोसिटी ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, क्योंकि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट अ टाइम। मुझे तो याद है फॉर्मूला टाइम का, बट आपको भी याद होना चाहिए। इट इज u अपॉन g sin थीटा आ जाता है। तो यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। उसके बाद चलो और कुछ बता देते हैं।
टाइम, हाइट, रेंज, y इज इक्वल टू एक्स टाइन थीटा, ये सब जानते हो। तो यहां पे मैंने थोड़ा अलग लिख दिया इसको। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को ay, तो इसे 2uy by ay, ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए भी यही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हाइट uy स्क्वायर अपॉन 2ay लिख दिया, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये वन डायमेंशन के लिए भी यही फार्मूला होता है। रेंज अगर इस तरह से तुम याद करते हो तो ज्यादा सही रहता है, और कई बार क्वेश्चन इस वेलोसिटी टर्म में दिया जाए जो ux और ui है, तो रेंज आप खटाक से निकाल सकते हो, ये वैल्यू रख के ये वैल्यू रख के 2ux ui अपॉन g कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इनका आपस में रिलेशन, अच्छा रेंज बता देता हूं फिर आपस में रिलेशन बताता हूं। रेंज से क्या आता है, x की वैल्यू r होती है कहां पे, यहां पे, यहां का कोऑर्डिनेट, और y की वैल्यू यहां 0। तो जब y 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू r आ जाती है, तो इसमें y 0 पुट कर दो, x रेंज आ जाएगा। या फिर x tan थीटा कंप्लीट कॉमन ले लो, जो x के नीचे बचेगा वो रेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, √3x माइनस 0.4x स्क्वायर, तो इसको आप √3x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.4x अपॉन √3, इसको तुम ऐसे लिख दो, ये रेंज आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 डिवाइड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। मैं रेंज के लिए और बताता हूं अपनी क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट √3 है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0.4 है, तो यहां से भी रेंज आ जाता है। अब इन तीनों का आपस में रिलेशन देख लो, ऐसे याद करना एकदम आसान रहता, मजा आ जाएगा। मान लो तुम्हें r दिया हो, थीटा दिया हो, हाइट पूछा जाए तो यहां से रख के निकाल लो। आपको h दिया हो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो यहां से रख के निकाल लो। ये तीनों r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर याद कर लो, आपस में कनेक्ट हो जाओगे। एक टर्म पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है और वो स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आता है v स्क्वायर अपॉन a सेंट्रीपिटल, तो v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, या v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर लिख देता हूं, बिकॉज a इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, v तो कई बार a नेट तो दो अलग अलग होते हैं, तो मैं रुक जाओ इसको, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला हुआ। अब प्रोजेक्टाइल में कहां पे इनिशियल, और जो यहां होगा वही यहां होगा, इतना तो आप जानते हो, सिमेट्री होता है, और एक हाईएस्ट पॉइंट। यहां पे हमेशा इनिशियल और हाईएस्ट पूछा जाता है। इनिशियल पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुम ड्रॉ करके देखो तो तुम्हें थोड़ा बड़ा लगेगा। बेसिकली आप एक ऐसा कर्व सर्कल ड्रॉ करो जो इस पूरे अपर्चर को, इस पूरे कर्व को मैच करे। हाईएस्ट पॉइंट पे वो थोड़ा छोटा लगेगा। अब मैं तुम्हें लोग को बता देता हूं, यहाँ वेलोसिटी u है और यहाँ एक्सेलरेशन g ऐसा होता है। तो अब g को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये थीटा होता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तभी परपेंडिकुलर होगा। ये इस डायरेक्शन में मुझे ब्रेक करना है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। तो g का कंपोनेंट आएगा a परपेंडिकुलर g cos थीटा। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी परपेंडिकुलर और स्पीड u cos थीटा होता है, क्योंकि वर्टिकल स्पीड होता ही नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ऑलरेडी 90 डिग्री पे सब चीजें मिल गई हैं, चीजें यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, दोनों में कॉमन क्या है, u स्क्वायर अपॉन g। डिसाइड करेगा cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है और 0 डिग्री पे 1 होता है, यानी बाकी सारे एंगल पे 1 से छोटा। तो 1 से छोटे वाली चीज का स्क्वायर करोगे तो और छोटा, और उससे अगर तुम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो चीज और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट पे बहुत छोटी हो गई। देखो ना, एक cos थीटा 1 से छोटा, स्क्वायर और छोटा, और मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल चीज छोटी हो गई। अब cos थीटा छोटा होता है
छोटे से किसी चीज को डिवाइड करो तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैसे भी O पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा और A का छोटा, O का बड़ा A का छोटा। इससे भी आ गया, वैसे भी आइडिया से पता था। तो ये था छोटा सा इग्निशन आपके दिमाग के लिए कि आप लोग इससे थोड़ा सीखो और पता कर लो क्या हो सकता है।